टिहरी पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर पुनर्स्थापना जागरण समारोह में किया प्रतिभाग। कहा, नागराज मंदिर को सरकार धार्मिक पर्यटन के लिए कर रही विकसित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल लाई रंग। स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित होगा उत्तराखंड का खुरपिया फार्म। 50,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार। केदारनाथ सोना प्रकरण पर सियासत जारी। कांग्रेस पूर्व अध्यक्ष गणेश कोतियाल ने उठाए जांच में देरी और मिली भगत के सवाल। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज पर साधा निशाना। पाखरो सफारी मामले में हरक सिंह रावत को ईडी का नोटिस। सोमवार को देहरादून में हो सकती है पूछताछ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने किया हरक सिंह रावत का समर्थन। नमस्कार, मैं हूं उदय। देवभूमि लाइव में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में शासन के उच्च अधिकारियों एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास से संबंधित कार्यों की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों से जनपदों में अतिवृष्टि से हुए नुकसान और राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने जिलाधिकारी उत्तरकाशी को वरुणावत भूस्खलन क्षेत्र के तकनीकी अध्ययन के लिए IIT रुड़की और THDC के सहयोग के निर्देश देते हुए कहा कि इस संबंध में पूर्व में हुए अध्ययनों का भी संज्ञान लिया जाए ताकि लैंडस्लाइड जोन के उपचार की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित हो। उन्होंने जानकी चट्टी के आसपास के क्षेत्रों के उपचार और विस्तारीकरण के कार्यों में भी तेजी लाए जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी धीराज सिंह गर्व्याल की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गंगा संरक्षण समिति की 52वीं बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कस्साबान नाले में आपत्तिजनक सामग्री डाले जाने के संबंध में चर्चा हुई। कस्साबान नाले की वस्तु स्थिति के संबंध में 4 सदस्यीय कमेटी गठित की गई जो 1 सप्ताह में रिपोर्ट देगी। इसके अलावा नाले का मय निरीक्षण करने, अवैध दुकानों को सील करने और जुर्माना बढ़ाए जाने के निर्देश दिए। आपको बता दें कि हरिद्वार स्थित विभिन्न गंगा घाटों, नालों और अन्य स्थानों पर अवैध अतिक्रमण को लेकर भी विचार विमर्श हुआ। अधिकारियों ने बताया कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अवैध अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बार बार आता है जो कस्साबान क्षेत्र में कि जो स्लॉटरिंग की शिकायतें हम लोग को मिलती हैं, तो उसमें इस बार भी वो शिकायत मिली थी और पिछली बार भी शिकायत मिली थी। तो हमारे नगर निगम की टीम वगैरह लगातार जारी है और जितने भी अवैध रूप से संचालित हो रहे हैं बूचड़खाने हैं या जहाँ पर भी ये चीज़ कार्रवाई हो रही है, तो उसमें लगातार हमारी टीमें जारी हैं। तो नगर निगम से टीम गई भी थी और काफ़ी लोग का चालान भी हुआ कि अगर हमने ये भी कहा है कि अगर भविष्य में दोबारा अगर वही व्यक्ति रिपीट करता है तो उसमें चालान की धनराशि इसको बढ़ाई जाए। और घाटों में जो गंदगी की बात भी सामने आई है और घाटों में मूर्तियों के विसर्जन के संबंध में भी बात आई है। वैसे तो प्रेमा फैसी देखिए कि हम लोग की जिम्मेदारी है, नगर निगम की जिम्मेदारी है कि लगातार घाटों की सफाई हमें करनी चाहिए और हम लोग कर भी रहे। लेकिन फिर भी जितने भी श्रद्धालु हमारे आते हैं तो उन लोगों से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि कम से कम घाटों में गंदगी वो कम करें। विकासनगर के कालसी पर कोटी रोड लाल डांग के पास एक मोटरसाइकिल जिसमें 2 लोग सवार थे उसको अज्ञात ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसकी सूचना थाना कालसी को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर थाना अध्यक्ष कालसी मय पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और घायल व्यक्तियों को मौके से तुरंत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भिजवाया, जहां डॉक्टरों ने एक व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया तो वहीं दूसरे को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोटी रोड लालढांग के पास एक मोटरसाइकिल को किसी अज्ञात ट्रक द्वारा दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था, जिसमें मोटरसाइकिल में 2 सवार थे, जिसमें से एक व्यक्ति कार्तिक नाम का एक लड़का था और दूसरा इकबाल नाम का।
तो दोनों को प्राथमिक उपचार के लिए चिकित्सालय ले जाया गया, कालसी चिकित्सालय ले जाया गया, जिसमें से कि कार्तिक की मृत्यु हो चुकी है। उसे डॉक्टर द्वारा मृत्यु घोषित किया गया है तथा इकबाल का इलाज चल रहा है। चमोली जनपद के उच्च हिमालयी क्षेत्र में जोरदार बारिश हुई, जिसके चलते नदी नाले उफान पर आ गए। विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क के प्रवेश द्वार के कुछ दूरी पर बहने वाले घोसिया नाले में ऊपरी क्षेत्र में ही भारी बारिश से उफान आ गया, जिसके चलते नाले में पैदल आवाजाही करने के लिए बनाई वैकल्पिक पुलिया भी बह गई। घाटी की सैर करने गए पर्यटक दल वापसी में दूसरे छोर पर पानी का जलस्तर कम होने का इंतजार करते रहे। हालांकि वन कर्मियों ने फंसे पर्यटकों को घोसा नाले के दूसरे छोर पर एक एक करके सुरक्षित पहुंचाया है, जिससे सभी पर्यटकों ने राहत की सांस लेते हुए वैली के वन कर्मियों का आभार जताया। क्षेत्र में लगातार हो रही बाइक चोरी में जीआरपी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जीआरपी पुलिस ने 2 बाइक के चोरों को 3 बाइकों के साथ गिरफ्तार किया है। बाइक चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस भी लगातार इन चोरों की धरपकड़ के लिए अपना जाल बिछाए हुए थी और पुलिस अधीक्षक जीआरपी उत्तराखंड सरिता डोभाल और पुलिस उपाधीक्षक स्वप्निल मुयाल उत्तराखंड के निर्देश पर अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस को दिशा निर्देश दिए गए थे। जहां लक्सर जीआरपी पुलिस ने रेलवे स्टेशन पर चेकिंग के दौरान 2 संदिग्ध व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। थाना अध्यक्ष संजय शर्मा ने पूछताछ की तो आरोपी ने अपना जो गुनाह है वो कबूल कर लिया। जब्त मोटरसाइकिल की कीमत 1,70,000 रुपये बताई जा रही है। हमारे श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय रेलवेज उत्तराखंड श्रीमती सरिता डोभाल व श्रीमान पुलिस अधीक्षक रेलवेज श्रीमान स्वप्निल मुयाल साहब के दिशा निर्देशन में जो अपराध है उनकी रोकथाम हेतु मुझ थाना अध्यक्ष के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है। कल टीम द्वारा हमारी चेकिंग के दौरान प्लेटफार्म नंबर 4 से 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ के पूछताछ की गई थी, जिनके द्वारा ये बताया गया कि हमारे द्वारा जो है विभिन्न थाना क्षेत्रांतर्गत हरिद्वार में चोरी बाइकों की घटना की गई है और वह इनकी निशानदेही पे हमारे द्वारा कल इनके कब्जे से 3 बाइकें बरामद की गई है। इस संबंध में हमारे द्वारा संबंधित थानों को जो है सूचना प्रेषित की जा चुकी है। वह अग्रिम कार्रवाई हेतु अभियुक्त गणों को आज कोर्ट में पेश कराया जा रहा है। इनके खिलाफ जो है लक्सर कोतवाली में व रानीपुर थाने में व जीआरपी हरिद्वार में विभिन्न थानों में अलग अलग अभियोग पंजीकृत है और हमारे द्वारा भी इसमें गैंगस्टर की कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। हरिद्वार के खड़खड़ी और कनखल स्थित शमशान घाटों पर बिजली के जरिए शवों का अंतिम संस्कार किया जाएगा। डीएम धीराज करफियाल ने शमशान घाट का निरीक्षण करने के बाद नगर निगम को विद्युत शवदाह शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि दूसरे शहरों और राज्यों से लोग अंतिम संस्कार के लिए बड़ी संख्या में हरिद्वार आते हैं, जिससे यहाँ रोजाना करीब 150 क्विंटल लकड़ियों की खपत होती है। डीएम का कहना है कि नगर निगम के द्वारा शमशान घाट पर पहले से मौजूद विद्युत शवदाह को शुरू कराया जाए, जिससे लकड़ियों की खपत भी कम होगी और अंतिम संस्कार में समय भी कम लगेगा। हम देखते हैं लगभग 150 से 200 कुंटल के करीब लकड़ी की खपत होती है उसमें, और जैसे पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो वो अच्छा नहीं है। और चूँकि खड़खड़ी में ऑलरेडी वहाँ पे शवदाह बना हुआ है, विद्युत शवदाह, वो फंक्शनल स्थिति में नहीं है। शमशान घाट के जो मेंबर्स हैं, जो समिति हमारी बनी है, उन लोगों से हमने वार्ता की है कि इसको आप एक एस्टिमेट बना के हमें दे दीजिए, तो नगर निगम के माध्यम से हम चाहे कनखल का हो या फिर खड़खड़ी का हो, हम दोनों इन शवदाह को चलाएंगे। देखिए धीरे धीरे इसमें लोगों की आदत बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो प्रेफर करते हैं कि वो विद्युत शवदाह को चलवाएं और उसमें ही अपना क्रिमेशन अपने जो भी संबंधी जिनकी डेथ हो जाती है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में रेलवे द्वारा सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद बनभूलपुरा में रेलवे के अतिक्रमण हुई भूमि का सर्वे शुरू किया जा रहा है। फरवरी में अतिक्रमण हटाने गई प्रशासन, नगर निगम और पुलिस टीम पर पथराव, आगजनी और फायरिंग की गई थी। बनभूलपुरा में रेलवे की भूमि पर मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर 4000 से ज्यादा मकान बनाए गए हैं, जिन्हें तोड़ने का हाईकोर्ट द्वारा 2022 में आदेश दिया गया था, लेकिन
सुप्रीम कोर्ट ने मामला जाने के बाद अब दोबारा से पूरी जमीन का सर्वे किया जाना है। सिटी मजिस्ट्रेट AP वाजपेयी ने बताया कि रेलवे द्वारा प्रशासन से सहयोग मांगा गया था, जिसमें विभिन्न विभागों की 6 अलग अलग टीमें बनाई गई हैं, जो कि कल से रेलवे द्वारा चिन्हित की गई भूमि में संरचनाओं और भूमि का संपूर्ण सर्वे करने में सहयोग करेंगी। बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर रेलवे अपनी भूमि के सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य करेगा, जिसमें प्रशासन उनका सहयोग करेगा, जिसके लिए भारी पुलिस फोर्स भी लगाई जाएगी। रेलवे द्वारा ये अनुरोध किया गया है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में उनके द्वारा बनपुलपुरा में जो रेलवे भूमि है उसका सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे टीम में राज्य सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं उनके प्रतिनिधियों को शामिल करने का अनुरोध किया गया था। उसी क्रम में 6 टीमें गठित की गई हैं। उसमें हमारे जल संस्थान, विद्युत विभाग, नगर निगम, बाल विकास के साथ साथ राजस्व विभाग के प्रतिनिधियों के साथ टीमें गठित की गई हैं और कल से ये 6 टीमें सर्वे का कार्य इसको प्रारंभ। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रत्येक टीम के साथ हमारी जो सिविल पुलिस है वो लोग भी रहेंगे। इसके अलावा RPF के लोग भी साथ में रहेंगे। ये रेलवे के द्वारा इसको तय किया जाना है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रेलवे को निर्देश दिए गए हैं कि भूमि के संबंध में उनके स्तर से कार्रवाई की। भारत सरकार के राष्ट्रीय औद्योगिक गलियारा विकास कार्यक्रम के तहत ऊधम सिंह नगर स्थित खुरपिया फार्म को स्मार्ट औद्योगिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसके लिए लंबे समय से प्रयासरत थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस संबंध में विशेष अनुरोध किया था। CM धामी का कहना था कि इस परियोजना के माध्यम से उत्तराखंड में 15,000 करोड़ का निवेश संभावित है और करीब 50,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने NICDP के तहत 28,602 करोड़ के अनुमानित निवेश के साथ 12 नए परियोजना प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करता हूं कि देश के अंदर जो बड़ा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनने जा रहे हैं उसमें से खुरपिया फार्म भी जो है हमारा जो लगभग 1200 एकड़ ज़मीन पर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के निर्माण की स्वीकृति भारत सरकार ने दे दी है, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्तर पर दे दी है। और लगातार हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जब भी उनका दौरा होता था तो इस बारे में लगातार हम लोगों ने उनसे बात की थी और उन्होंने पहले ही हमको आश्वस्त किया था कि उत्तराखंड के अंदर एक कॉरिडोर खुलेगा। इससे जहाँ उद्योग तो आएंगे, लेकिन इसमें एक बड़े रोजगार की भी संभावना हमारे लिए रहेगी। एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी हमारे यहाँ आएगा और ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि राज्य बनने के बाद सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा वन टाइम का। खबर उत्तरकाशी से है, जहां अतिवृष्टि से प्रभावित गोफियारा एवं वर्णवत पर्वत का सचिव आपदा विनोद कुमार सुमन ने जायजा लिया। सचिव आपदा ने वरुणावत पर्वत से हो रहे भूधसाव को गंभीर बताते हुए वहां उच्च स्तरीय टेक्निकल टीम भेजने को कहा है। साथ ही क्षेत्र में रह रहे लोगों को जब तक मलबा नहीं हटता तब तक अन्य जगह पर शिफ्ट करने के आदेश जिला प्रशासन को दिए हैं। वरुणावत पर्वत के ठीक नीचे घनी आबादी होने के कारण वहां रह रहे लोग खतरे में हैं। ऐसे में लोगों को अन्य जगह रहने की व्यवस्था की जा रही है। लैंडस्लाइड हुआ है और उसकी वजह से काफ़ी पत्थर गिरे हैं और ऊपर भी देखा हम लोगों ने कि कई जगह अभी होल बने हुए हैं, कुछ पत्थर अटके हुए हैं, तो उसके नीचे आने की संभावना बनी हुई है। जब भी बरसात होगी पत्थर नीचे आएंगे, तो अभी हमने रिक्वेस्ट यही किया DM साहब से, SP साहब से कि जो भी नीचे लोग रहते हैं उनको हटा लें, वहाँ कोई न रहे जब तक पत्थर वहाँ पे अटके हुए हैं। और प्रोटेक्शन के लिए तत्काल हम लोग कार्रवाई शुरू करने के लिए एक TSDC को या किसी संस्था को हम आप शासन में बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पहले जाकर देख के आइए आप कि क्या दिक्कत है और क्या समाधान हो सकता है। हमारा प्रयास होगा कि हम जल्दी काम शुरू कर लें इसमें, ताकि किसी प्रकार की फ्यूचर में होने वाली क्षति को रोका जा सके। नुकसान किसी प्रकार से नहीं हुआ है अभी, लेकिन खतरा बना हुआ है। अगर हम तत्काल प्रोटेक्शन के काम नहीं करेंगे तो खतरा हो सकता है। इसको देखते हुए हमें तत्काल कार्रवाई करनी है। जो लोग वहाँ के निवासी हैं उनसे अनुरोध यही करेंगे, जब तक ये प्रोटेक्ट ना हो जाए, जब तक वो सेफ ना हो जाए, वहाँ न रहें। जो लोग किराए पर रहना चाहें उनको किराया जो गवर्नमेंट का अनुमानित दर होती है हम उसमें देंगे और बाकी जो व्यवस्थाएं होती है अनुमानित सहायता सब प्रकार की दी जाएगी। लोहाघाट के सुई गांव के एक युवक के उप जिला चिकित्सालय में बच्चे को इलाज नहीं मिलने पर धरने पर बैठ गया। युवक ने आरोप लगाया कि उसके बच्चे को इलाज नहीं मिला और उसके साथ अभद्रता भी की गई, जबकि वह बच्चे के इलाज के लिए इधर उधर भागता रहा, जहां कोई भी ड्यूटी डॉक्टर भी मौजूद नहीं था। इस पर हंगामा भी हुआ। लगभग 1 घंटे चले हंगामे के बाद किसी तरह मामले को शांत किया गया
और बीमार बच्चे का उपचार किया गया। दोनों पक्षों के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ लोहाघाट थाने में तहरीर दी गई। वहीं सीएमओ चंपावत डॉक्टर देवेश चौहान ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, सीएमएस से मामले की जानकारी की जांच की जाएगी। कोलकाता में महिला डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म के बाद से दून अस्पताल महिलाओं की सुरक्षा के लिए अलर्ट मोड में आ गया है। इस बात को लेकर दून अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने कहा कि कोलकाता की घटना के बाद दून अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्थाओं में भी बदलाव किए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब इमरजेंसी ब्लॉक में 24 घंटे एक महिला पुलिसकर्मी और एक पुरुष पुलिसकर्मी तैनात रहेगा। कोलकाता के कांड के बाद से सुरक्षा व्यवस्था के लिए दून अस्पताल बहुत ज़्यादा सजग है और हमने काफ़ी सारे उसमें बदलाव भी करे हैं। तो आपको पता होगा कि इमरजेंसी में राउंड द क्लॉक हमारे पास जो है पुलिसकर्मी तैनात हैं, एक मेल और एक फीमेल। तो राउंड द क्लॉक अब वो रहते हैं और वो आप अगर इमरजेंसी में आप एंटर करेंगे तो आप देखोगे एक बैठा हुआ है और पुलिस चौकी भी इमरजेंसी में है और वो हमेशा 24 आवर्स मैन्ड है। और हमारे पास मॉर्निंग में ही उनका रोस्टर आ जाता है कि कौन कर्मी तैनात है और नाम और अलॉन्ग विद देयर फोन नंबर। प्रदेश में लगातार बढ़ रहे महिला अपराध के मामलों को लेकर पुलिस उप महानिरीक्षक पी रेणुक देवी की अध्यक्षता में 5 सदस्य समिति का गठन किया गया, जो कि प्रदेश में महिला अपराध की प्राकृतिक दर और संवेदनशील स्थानों का चिन्हीकरण करने के साथ ही अपराध और न्याय से जुड़े हर एक पहलू पर काम करेगी। वहीं इस समिति को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का कहना है कि सरकार ने पहले हुए महिला उत्पीड़न के अपराधों पर क्या कार्रवाई की है, अंकिता भंडारी हत्याकांड में क्या कार्रवाई हुई है, ये भी बताना चाहिए। जो समिति का गठन हुआ है, अच्छी बात है, समिति का गठन होना चाहिए, लेकिन सरकार को यह भी बताना चाहिए कि आज तक जितने भी महिला उत्पीड़न के अपराध हुए हैं उसमें क्या कार्रवाई हुई है। हम अंकिता भंडारी के मामले में जो महिला उत्पीड़न हुआ था, पूछते आए वीआईपी कौन है, आज तक ना सरकार बता पाई ना पुलिस बता पाई है। आज हरिद्वार के अंदर हमारे कांग्रेस के सारे नेता जा रहे हैं, किस प्रकार से एक युवक को प्रताड़ित किया जा रहा है। वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूद गया और वहां पे भी पुलिस वाले उसकी मदद नहीं कर रहे हैं और लोगों को भी रोक रहे हैं। इस पे क्या किस प्रकार की आप समिति बनाएंगे? आपको ये सारी बातों पर ध्यान रखना चाहिए। चिन्हीकरण तो है ही है, जिन चीजों का चिन्हीकरण हो चुका है उनमें भी आप कार्रवाई करें। अच्छी बात है, आप अगर महिला अपराध में आपने कुछ सोचा है कि महिला अपराध में हम लोग कमेटी बनाएंगे, उसके लिए कार्य कुछ काम करेंगे, तो काम करिए ना। जो पहले घटनाएं हो रखी है उसके बारे में भी जनता को बताइए। बेहतर होगा कि आप सभी बातों को ध्यान में रखकर। तो कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सवाल उठाए हैं, महिला अपराधों के चलते समिति का गठन किया है और ऐसे में महिला उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और जो पूर्व में हुए मामले हैं उनकी जांच करने की बात भी कही है। उन्होंने कहा कि पहले सरकार पूर्व में हुए मामलों की जांच करे और इसके बाद समिति का गठन करके जो महिला अपराध बढ़ रहे हैं उनको रोकने का काम करे। तो कांग्रेस प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने सवाल उठाए हैं, महिला अपराधों के चलते समिति का गठन किया गया है और इस समितियों को लेकर सवाल उठाए गए हैं। टिहरी के इडियान स्थित श्री कांगुड़ा नागराज मंदिर के पुनर्स्थापना जागरण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नागराज देवता की पूजा अर्चना कर प्रदेश के खुशहाली की कामना भी की। पूजा के बाद सीएम ने मंदिर के पुनर्स्थापना कार्य का निरीक्षण किया। इस मौके पर सीएम धामी के साथ स्थानीय विधायक और राजपुर रोड से बीजेपी विधायक खजान दास भी मौजूद रहे। बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन क्षेत्रीय धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को पुनर्जीवित करने के लिए किया गया। उन दिनों में 3-4 महीने काम नहीं होने के कारण से मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि जल्दी जो भी यहाँ पर विधायक जी जो भी घोषणाएं जो भी आप मुझे समय समय पर कहते रहते हैं उन सभी को जल्दी पूरा किया जाएगा। और ये जो पर्यटन स्थल के रूप में मैंने विकसित करने की घोषणा की थी और मुझे प्रसन्नता है कि हम उस दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। आज भगवान कांगड़ा नागराजा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के इस शुभ अवसर पर मैं इस संकल्प को
और भी मजबूती के साथ आप सबके समक्ष इस देवभूमि में, इस नागराजा की पुण्य भूमि में दोहराना चाहूंगा कि हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है, संकल्पबद्ध है कि हम आगे यह स्थान केवल पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिला प्रशासन द्वारा इस क्षेत्र के विकास के लिए शासन को प्रेषित अभी तक जो लगभग 2 करोड़ रुपए की डीपीआर पर भी शीघ्र ही, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि शीघ्र ही उसकी अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। इसके तहत यहां पर आधुनिक सुविधा युक्त गेस्ट हाउस का निर्माण किया जाएगा। एक अच्छा गेस्ट हाउस यहां पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही यहां पर चयनित स्थल पर हेलीपैड और 30,000 लीटर क्षमता का वाटर स्टोरेज टैंक भी स्थापित किया जाएगा, जिससे कि यहाँ पर जो श्रद्धालु आएंगे, जो माताएं बहनें बड़े बुजुर्ग हमारे बच्चे आएंगे, उनको पीने के पानी की कोई भी समस्या नहीं होगी। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोतियाल ने पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज से केदारनाथ सोना प्रकरण की जांच को लेकर सवाल किया। उन्होंने इस पूरे प्रकरण में मंदिर समिति और दानदाता की आपसी मिलीभगत का भी आरोप लगाया। दानदाता को असल लाभार्थी बताते हुए जांच लटकाने का भी उन्होंने सवाल उठाए। गणेश गोतियाल ने कहा कि 1 साल से जांच चल रही है, लेकिन उसकी रिपोर्ट कहाँ, उस पर कोई कुछ बताने को तैयार नहीं है। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि जांच शासन में है। महाराज बताएं कि मंत्री से बड़ा कौन सा शासन होता है, क्योंकि मंत्री ही असल शासन होता है। ऐसे मंत्री को कैसे पूरे मामले की जानकारी नहीं है। साथ ही कहा कि बीकेटीसी अध्यक्ष ने खुद दावा किया था कि केदारनाथ में सोना आ रहा है, उसकी सुरक्षा की भी मांग की थी। केदारनाथ सोना घोटाले में माननीय पर्यटन मंत्री जी का बयान आया, जो मैंने अभी सुना। माननीय पर्यटन मंत्री जी इस प्रकरण में पहले तो बहुत मुखर थे, और जिस समय ये हुआ करीब 1 साल से ज्यादा का समय हो गया, 1.25 साल हो गया। मैं ये पूछना चाहता हूं, शासन आपके अलावा और कौन है शासन? आप पर्यटन मंत्री हैं, और चूंकि आप पर्यटन मंत्री हैं तो आप ही शासन हैं। केदारनाथ मंदिर समिति के माननीय अध्यक्ष इस बात को उस समय कहे हैं कि ये 300 किलो सोना आ रहा है और इसकी सुरक्षा के लिए हमने सुरक्षा एजेंसियों को लिखा है। क्या वो इस बात से अनभिज्ञ है? स्पष्ट रूप में मेरा आरोप ये है, जिसकी की जांच होनी चाहिए। ये मिली भगत है कुछ लोगों के, जो मंदिर समिति के वरिष्ठ वो रहे होंगे, जो वरिष्ठ पदों पर रहे, उनकी और उस दानदाता की, ये दोनों की मिली भगत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का अपडेट के देखते रहिए i24। नमस्कार।